नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 24 अक्टूबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज सैटरडे है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स तो आए नहीं हैं। वैसे तो देखो यूएन से संबंधित हमने काफ़ी आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं, लेकिन आज इस आर्टिकल में अलग एस्पेक्ट पे फोकस किया जा रहा है। इंडिया की जर्नी कैसे रही है यूनाइटेड नेशंस में पिछले 75 सालों में, तो इस बात पे फोकस किया जा रहा है। पहले हमने जो आर्टिकल्स डिस्कस किए थे वो यूएन में रिफॉर्म्स पर फोकस करते थे, लेकिन आज अलग एस्पेक्ट है। और ये जो आर्टिकल है ये फार्म बिल्स के खिलाफ स्टेट्स में जो विरोध हो रहा है उससे संबंधित है, और वेरियस स्टेट्स के द्वारा कोशिश की जा रही है पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए फार्म बिल्स को के इफेक्ट को नलीफाई किया जा सके। क्या ऑप्शंस हैं विभिन्न स्टेट्स के सामने, वो हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन में इंडिया की जर्नी से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। CSR मूर्ति के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। इन सभी पॉइंट्स को हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। देखो आज यानी 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस को बने 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। इन पिछले 75 ईयर्स में इंडिया का क्या एक्सपीरियंस रहा यूएन में, इंडिया की जर्नी कैसी रही, ये सब फोकस किया जाता है इस आर्टिकल में। मेनली देखो यूनाइटेड नेशंस में इंडिया की जर्नी को 3 फेसेस में डिवाइड किया जाता है। पहला फेस 1945 या फिर 1947 से लेके 1990 तक, दूसरा फेस 1990 से लेके 2000 के बीच में, और तीसरा फेस 21st सेंचुरी का यानी कि 2001 से लेके 2020 के बीच में। इन तीनों फेसेस के बारे में एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले फेस की। पहले फेस में इंडिया ने कोशिश की कि अपने डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस को इंक्रीज किया जाए यूएन की सहायता से। यूएन में डेवलपिंग कंट्रीज़ को एकजुट करने की कोशिश की इंडिया ने। इंडिया नैम का लीडर था। विभिन्न डेवलपिंग कंट्रीज़ को इंडिया ने समझाना चाहा कि भैया बड़ी पावर्स की राइवलरी में कुछ नहीं पड़ा, आप ना यूएसए के साथ जाइए ना यूएसएसआर के साथ जाइए, आप नैम के साथ आइए। इसकी वकालत इंडिया के द्वारा की गई। जर्नी के पहले फेज के दौरान यानी 1947 से लेकर 1989 के बीच ये जो पहला फेज था, इसमें इंडिया को एक बात समझ में आ गई कि इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए यूएन एक रिलायबल बॉडी नहीं है। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर जैसे मसलों को सुलझाने के लिए यूएन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये बात इंडिया को 1948 में ही समझ में आ गई थी, जब इंडिया पाकिस्तान के डिस्प्यूट में कैपिटलिस्ट कंट्री जैसे यूएसए और यूके ने पाकिस्तान का साथ दिया था। क्योंकि यूएसए यूके उस समय ये चाहते थे, उनका ये विचार था कि साउथ एशिया में कम्युनिज्म को रोकने के लिए पाकिस्तान उनका एक एलाय कंट्री साबित हो सकता है, तो अपना फ़ायदा देखते हुए यूएसए यूके ने उस समय पाकिस्तान का साथ दिया था। तो नेहरू का जो आइडियलिज्म था वो धूमिल हो गया था जब यूएसए यूके ने उस समय पाकिस्तान का साथ दिया था। इसके अलावा देखो पहले फेज़ के दौरान इंडिया ने कोशिश की यूएन को यूटिलाइज किया जाए कॉमन काजेज़ पर फोकस करने के लिए। कॉमन काजेज़ जैसे कि एंटी कॉलोनिज्म, एंटी रेसिज्म, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, इक्विटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सब इश्यूज पर इंडिया के द्वारा फोकस किया गया। इसके अलावा और क्या कुछ इंडिया के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फर्स्ट फेज के दौरान। देखो जब 1962 में वार हुआ था इंडिया और चाइना के बीच, तो उस समय इंडिया को ये उम्मीद थी नैम के कंट्रीज़ या फिर दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ इंडिया का साथ देंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इवन यूएन में भी इंडिया के पक्ष में उस समय कुछ नहीं हुआ। तो इंडिया को एक बात समझ में आ गई, ये जो डिस्प्यूट्स हैं ना दूसरे देशों के साथ, इनको बायलेटरल लेवल पर ही सोल्व करना चाहिए। उसके बाद जब भी कोई नेबरिंग कंट्री इंडिया के साथ डिस्प्यूट को उठाने की कोशिश करता यूएन के मंच पर, तो इंडिया अपने नेबरिंग कंट्री के एफर्ट्स को रेसिस्ट करता। जैसे देखो 1971 में वार हुआ था पाकिस्तान के साथ, उस वार के दौरान भी और 1971 के वार के बाद भी इंडिया ने यही प्रेजेंट किया कि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मीडिएशन नहीं होना चाहिए, ये बायलेटरल डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इवन 1988 में
जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उस समय इंडिया ने एक 3 फेज प्लान प्रेजेंट किया था वर्ल्ड के सामने, कैसे न्यूक्लियर वेपन्स को अर्थ से एलिमिनेट किया जा सकता है। तो ये 3 फेज का प्लान प्रेजेंट करके इंडिया ने एक मोरल हाई ग्राउंड स्कोर करने की कोशिश की थी। ये सब कुछ हुआ कब? पहले फेज के दौरान। अब स्टार्ट होता है दूसरा फेज 1990 के बाद से। देखो 1990 के बाद का जो समय था ना, इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल था। कैसे? एक तो इंस्टेबिलिटी उस समय काफ़ी ज़्यादा थी। हालांकि 1991 से लेके 1996 के बीच नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, एक्सटर्नल सपोर्ट से उनकी गवर्नमेंट चल रही थी। ऑलमोस्ट हर फ्रंट पर उस समय इंडिया के लिए सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल थी। एक तरफ देखो, उस समय इंडिया ने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का सामना किया। आप उस समय इंटरनल सिचुएशन देख लीजिए कैसी थी। कश्मीर में सिचुएशन खराब, पंजाब में काफ़ी सिचुएशन खराब, नक्सलिज्म भी काफ़ी ज़्यादा उस समय। इवन यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था। यूएसएसआर इंडिया का फ्रेंड था, यूएसएसआर के साथ इंडिया की फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन हुई थी। तो यूएसएसआर का टूट जाना इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा धक्का था। यूएसएसआर के टूट जाने के बाद यूएसए एकमात्र बड़ी पावर के रूप में इमर्ज हुआ, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इस्टाब्लिश हुआ। जबकि देखो यूएसए के साथ इंडिया के रिलेशंस कुछ खास नहीं थे। कहने का मतलब यही है, उस समय इंडिया की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर थी, और इस कमज़ोर पोजीशन की वजह से इंडिया की जो कैपेबिलिटी थी यूएन के वेरियस ऑर्गन्स में एक्टिव रोल प्ले करने की, वो कैपेबिलिटी प्रभावित हुई, वो कैपेबिलिटी कमज़ोर हुई। सिंपल भाषा में बात करें, इंडिया उस समय कमज़ोर था, इस वजह से यूएन और यूएन के वेरियस ऑर्गन्स में एक्टिव इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर सका। ऐसी सिचुएशन में दूसरे फेज में इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी तब्दीली लाई, यानी फॉरेन पॉलिसी को चेंज किया, जो कि दिखता है किस प्रकार से इंडिया ने उस समय यूएन में वेरियस इश्यूज पर वोटिंग दी। इंडिया ने देखो प्रैग्मेटिज्म को शो किया। इराक ने उस समय अटैक किया था कुवैत के ऊपर कब्जा कर लिया था। यूएन समेत बाकी देशों ने अपनी फोर्सेस भेजी थी कुवैत को इराक के कब्जे से छुड़वाने के लिए। इवन कुवैत को छुड़वाया जा चुका था इराक के कब्जे से, फिर भी जब यूएन में ये इशू आया था इराक पर सैंक्शंस लगाने के लिए, तो इंडिया ने सैंक्शंस के पक्ष में समर्थन दिया था। हालांकि इंडिया के इराक के साथ रिलेशंस अच्छे थे। इवन 1992-93 से पहले अभी तक के इंडिया की पोजीशन ये थी, जियोनिज्म मतलब एक ऐसी नेशनल मूवमेंट जो मांग करती है ज्यूइश लोगों के लिए, यानी यहूदियों के लिए एक अलग से स्टेट का निर्माण किया जाए। 1992-93 से पहले इंडिया की पोजीशन ये थी कि जियोनिज्म जो है वो एक रेसिज्म है, बट 1992-93 के बाद इंडिया ने अपनी इस पोजीशन को चेंज कर लिया। 1990s में कश्मीर में एकदम से मिलिटेंसी इंक्रीज हो गई थी। पाकिस्तान इस इश्यू को इंटरनेशनलाइज करना चाहता था। पाकिस्तान दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो साफ तौर पे इंडिया को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता थी पाकिस्तान को यूएन के मंच पर चेकमेट करने के लिए। तो इंडिया ने ईरान और चाइना से सहायता मांगी ताकि ह्यूमन राइट्स कमीशन में पाकिस्तान को चेकमेट किया जा सके। और क्या कुछ हुआ दूसरे फेज के दौरान, जैसे देखो यूएसएसआर 15 टुकड़ों में बट गया 1990-91 में, उसी प्रकार से यूरोप में एक देश हुआ करता था यूगोस्लाविया, नाम आपने सुना होगा। ये देश भी विभिन्न टुकड़ों में बट गया। अब ये आज के समय में ये जो देश है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। यूगोस्लाविया नैम का भी मेंबर था। जब देखो 1999 में नाटो के द्वारा इंटरवेंशन किया गया यूगोस्लाविया में, तो ये एक प्रकार से साफ तौर पर यूगोस्लाविया की सोवरेनिटी का वायलेशन था। इंडिया को काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि हमेशा से इंडिया ये मांग करता आया है कि विभिन्न देश एक दूसरे की सोवरेनिटी का पालन करें, सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करें। तो उस समय इंडिया ने प्रयास किया था रशिया और चाइना के साथ मिलके कोशिश की जाए कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास किया जाए कि यूगोस्लाविया में एरियल अटैक्स जो हैं दूसरे कंट्रीज़ की, फॉर एग्जांपल नाटो की, वो बंद होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि यूएस के पास वीटो पावर है, जैसा आपको पता है। उसके बाद क्या हुआ, 1996 में नॉन परमानेंट सीट के लिए इंडिया ने इलेक्शन लड़ा था जापान के सामने, और इंडिया बुरी तरह से हार गया था।
वो डिफीट इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग थी। बट इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया उसके बाद झुक गया या फिर अपने इंटरेस्ट को एडवोकेट करना इंडिया ने छोड़ दिया यूएन के मंच पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 1995 में जब देखो एनपीटी ट्रीटी को एक्सटेंड किया गया था तो उस समय इंडिया ने विरोध किया इस ट्रीटी का। एनपीटी ट्रीटी मतलब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो 1968 में आई थी। ये ट्रीटी बोलती है कि सिर्फ 5 देश जिनके पास अभी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उस समय P5 कंट्रीज, वो तो रख सकते हैं, लेकिन बाकी कोई देश न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर नहीं करेगा। इंडिया हमेशा से कहता आया है ये ट्रीटी डिस्क्रिमिनेटरी है। 5 कंट्रीज को क्यों छोड़ दिया आपने, P5 को क्यों छोड़ दिया? तो 1995 में जब इनडेफिनिट एक्सटेंशन किया गया था इस ट्रीटी का तो इंडिया ने विरोध किया था। 1996 में कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को इंट्रोड्यूस किया गया था, तब भी इंडिया ने विरोध किया। और 2 साल बाद इंडिया ने 1998 में न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर कर लिया। बच्चे शोर मचा रहे हैं पीछे। उसके बाद स्टार्ट होता है तीसरा फेज। तीसरा फेज स्टार्ट होता है 21वीं शताब्दी से, यानी 2001 से। 2001 से तो देखो मतलब 21वीं शताब्दी में इंडिया की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छी होनी स्टार्ट हो गई थी। जल्द ही इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी बना। यूएन में इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हुआ। यूएन के जो पीस कीपिंग मिशंस थे, उन पीस कीपिंग मिशंस में इंडिया ने ज़्यादा ट्रूप्स को कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। और खास करके ये जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस कहाँ होते हैं, अफ्रीका में होते हैं। तो उसके बाद इंडिया नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज में भी एक रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर बन के इमर्ज हुआ। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज जैसे कि स्प्रेड ऑफ स्मॉल एंड लाइट वेपन्स, थ्रेट ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स फॉर एग्जांपल टेररिस्ट, उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इन सभी इश्यूज पर इंडिया ने रिस्पॉन्सिबल ओपिनियन जाहिर की, रिस्पॉन्सिबल स्टैंड लिया। और हमारा जो कंट्रीब्यूशन था यूएन में या फिर यूएन के वेरियस ऑर्गन्स में ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस के लिए या फिर डेवलपमेंट पर्पजेस के लिए, वो भी इंक्रीज हुआ। यहाँ पर देखो 0.34% से लेके 0.83% हमारा कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हुआ यूएन के बजट में। फाइनली देखो इंडिया की जो पॉपुलैरिटी बढ़ी 21वीं शताब्दी में, उसका फ़ायदा भी इंडिया को हुआ। चाहे वो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल हो, ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो, वर्ल्ड कोर्ट हो या फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो, इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में मेंबर बनने के लिए इंडिया ने सक्सेसफुली इलेक्शन जीता। और कई बार तो देखो चाइना और यूके के भी रिप्रेजेंटेटिव्स को, नॉमिनीज को इंडिया ने हराया। बट 2 मेजर इश्यूज जिस पर इंडिया रिफॉर्म लाना चाहता था लेकिन नहीं ला सका, वो इस प्रकार से हैं। एक तो देखो ड्राफ्ट कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। इंडिया ने इस कन्वेंशन को ड्राफ्ट किया था। इंडिया को उम्मीद थी कि वेरियस कंट्रीज इंडिया का साथ देंगे इस इशू पर। बट टेररिज्म की डेफिनेशन को लेकर काफ़ी विवाद देखने को मिला। एक देश का जो टेररिस्ट है वो दूसरे देश का हीरो है, तो इसलिए इंडिया के इस प्रपोजल पर बात आगे नहीं बढ़ सकी। विभिन्न देशों का समर्थन इंडिया को नहीं हासिल हुआ। दूसरा ऐसा इनिशिएटिव जिस पर इंडिया कुछ खास काम नहीं कर सका, वो है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन। इंडिया पिछले काफ़ी सालों से आवाज़ उठा रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स आने चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन होना चाहिए। इवन एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इनकी रिप्रेजेंटेशन अभी कम है सिक्योरिटी काउंसिल में, इनको पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। लेकिन पिछले 25 सालों से तो कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि रीजनल फॉर्मेशंस में यूनिटी नहीं देखने को मिलती है। देखो 30 जो मिडिल पावर्स हैं विभिन्न कॉन्टिनेंट्स में, वो भी विरोध करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर ना बन जाए, साउथ एशिया में छोटे देश खास करके पाकिस्तान का विरोध है। उसी प्रकार से जापान सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर ना बन जाए, साउथ कोरिया का विरोध है। ब्राज़ील सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर ना बन जाए, अर्जेंटीना का विरोध है। जर्मनी ना बन जाए, इटली का इसको लेकर विरोध है। तो ये जो मिडिल पावर कंट्रीज है ना, इनका भी विरोध है कि इंडिया, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी जैसे जो देश हैं ये परमानेंट मेंबर नहीं बनने चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल के। वैसे देखो G4 में से सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट हासिल है वो इंडिया को ही हासिल है परमानेंट मेंबर बनने के लिए। राइटर लास्ट में एक सजेशन भी देते हैं,
देखो, इंडिया और कुछ और देशों को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बना भी दिया जाए तो वीटो के लिए विभिन्न देश कभी राजी नहीं होंगे। तो रियलिस्टिक एजम्पशन यही है, विभिन्न देश एक चीज पर राजी हो सकते हैं। अभी जो सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनकी मेंबरशिप रहती है सिर्फ 2 सालों के लिए। जैसे 1 जनवरी 2021 से इंडिया की 8वीं टर्म स्टार्ट होगी सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर की। तो इस बात पर सहमति बन सकती है विभिन्न देशों में कि सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंड तो किया जाए, बट जो नए मेंबर्स हों उनको परमानेंट मेंबरशिप ना दी जाए, उनको थोड़े ज़्यादा समय के लिए, अभी तो सिर्फ 2 साल के लिए मेंबरशिप मिलती है नॉन परमानेंट मेंबर्स को, तो जो नए मेंबर्स हों उनको थोड़े ज़्यादा समय के लिए मेंबरशिप मिले और उनके पास वीटो पावर ना हो। रियलिज्म की बात करें तो देखो, सिर्फ इसी बात पर सहमति बन सकती है। ये एज्यूम करना कि इंडिया को वीटो पावर मिल जाएगी, इंडिया बाकी 5 देशों के लिए भी जल्द ही सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाएगा, ऐसा होता अभी दिखाई नहीं देता है। तो इंडिया को प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। अब लास्ट में बात आती है वे फॉरवर्ड की। फ्यूचर में इंडिया का इन्फ्लुएंस कितना रहेगा यूएन में? देखो, इस बात पर डिपेंड करता है कि मल्टीपल फ्रंट्स पर अभी जो चैलेंजेस हैं उनको इंडिया कैसे टैकल करता है। जैसे अभी इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, क्या इंडिया फिर से ऐसी इकोनॉमी बनता है जो सबसे तेज़ ग्रो कर रही है पूरे वर्ल्ड में? चाइना के साथ जो ट्रबल रिलेशनशिप है इसको इंडिया कैसे टैकल करता है? कोविड-19 को इंडिया कैसे टैकल करता है? इन सब बातों पर डिपेंड करता है यूएन में इंडिया का इन्फ्लुएंस कितना होगा आने वाले दिनों में। वैसे देखो, 1 जनवरी 2021 से इंडिया की 8वीं टर्म स्टार्ट हो रही है एज ए नॉन परमानेंट मेंबर। तो इंडिया की कोशिश होगी इस नॉन परमानेंट मेंबरशिप के दौरान इस बात को एडवोकेट किया जाए कि सभी देश यूएन चार्टर के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अपहोल्ड करें, और वो देश जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, फाइनेंस करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, उनके खिलाफ पुनिटिव मेजर्स लिए जाएं। इंडिया इस बात को भी एडवोकेट करेगा कि जो यूएन की पीस कीपिंग मिशंस होते हैं उनमें उन देशों का भी कुछ से हो जो पीस कीपिंग मिशंस में अपने ट्रूप्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया पीस कीपिंग मिशंस में काफ़ी ट्रूप्स को कंट्रीब्यूट करता है, बट इंडिया से कोई पूछता ही नहीं है, इंडिया का कोई से नहीं है इस बात में कि कौन से देश में पीस कीपिंग मिशन को भेजा जाना चाहिए, कौन से देश में नहीं भेजा जाना चाहिए। अरे भैया, वो देश जो ट्रूप्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनसे भी तो पूछिए ना, कौन से देश में पीस कीपिंग मिशन को भेजना चाहिए, कौन से देश में नहीं भेजना चाहिए। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पंजाब में हाल ही में पास हुए फार्म बिल्स से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 3 के एग्रीकल्चर से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में जो फार्म बिल्स पास किए गए थे उनके विरोध में पंजाब विधानसभा ने अपने ही 3 फार्म बिल्स पास कर दिए हैं। मैं फिर से बोलता हूं, पार्लियामेंट में जो 3 फार्म बिल्स पास हुए थे उनके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए पंजाब विधानसभा ने अपने ही 3 फार्म बिल्स पास कर दिए हैं। पंजाब विधानसभा के द्वारा जो बिल्स पास किए गए हैं उनमें 2 मुख्य प्रोविजन देखो ये हैं। एक तो अगर कोई भी प्राइवेट ट्रेडर किसान से फसल खरीदता है, जैसे वीट राइस, एमएसपी से कम दाम पर, तो फिर ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। मैं फिर से बोलता हूँ, पंजाब विधानसभा के द्वारा जो बिल पास किए गए हैं उनमें एक मुख्य प्रोविज़न ये है, कोई भी प्राइवेट ट्रेडर अगर किसान से फार्म प्रोड्यूस परचेज करता है एमएसपी से कम प्राइस पर, किसान को हरास करता है, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। जेल टर्म भी हो सकती है कम से कम 3 सालों की। दूसरा मुख्य प्रोविज़न पंजाब के फार्म बिल्स में ये है, जो पार्लियामेंट में बिल्स पास हुए हैं उसके अनुसार किसान अब एपीएमसी मंडी से बाहर भी अपनी फसल बेच सकते हैं और उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इसे ओवरटर्न कर दिया गया है, इस पर रोक लगा दी गई है पंजाब विधानसभा के द्वारा पास किए गए बिल्स में। लेकिन देखो, एक बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई बिल पास किया गया है तो उसी सब्जेक्ट पर क्या कोई स्टेट की विधानसभा बिल पास अगर करती है तो वो वैलिड होगा या फिर इनवैलिड होगा? जाहिर तौर पर आपने ये पढ़ा होगा अपनी पॉलिटी की बुक में, वो सब्जेक्ट्स जो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं
और उन पर अगर पार्लियामेंट ने कानून बनाया हुआ है, सेंट्रल लॉ है किसी सब्जेक्ट पर, और वो सब्जेक्ट अगर कॉन्करेंट लिस्ट में आता है तो स्टेट भी उस पर कानून बना सकता है, स्टेट सेंट्रल लॉ को अमेंड कर सकता है। बट इसके लिए प्रेसिडेंट की एसेंट की आवश्यकता होती है। बिना प्रेसिडेंट की एसेंट के स्टेट जो है वो सेंट्रल लॉ को अमेंड नहीं कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या एग्रीकल्चर कॉन्करेंट सब्जेक्ट है? इसका आंसर है नहीं। वैसे तो देखो एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, तो आपके मन में आया होगा, अरे अगर एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है तो पार्लियामेंट ने फार्म बिल कैसे पास कर दिए, पार्लियामेंट कैसे फिर कानून बना सकती है फार्म से संबंधित सब्जेक्ट्स पर? इसका आंसर ये है, कॉन्करेंट लिस्ट में एक सब्जेक्ट है ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंड प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड स्टफ। इसका हवाला देते हुए पार्लियामेंट ने 3 फार्म बिल्स को पास कर दिया है। अब कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं ये जो एंट्री है ना कॉन्करेंट लिस्ट में, ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंड प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड स्टफ, इसको तो बहुत ज़्यादा खींच लिया सेंटर ने और कानून बना दिया एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट पर, जबकि नहीं बनाना चाहिए था। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है, अगर कोई स्टेट चाहता है कि सेंटर के द्वारा बनाए गए फार्म कानून जो हैं उनका इफेक्ट को नलीफाई किया जा सके, तो क्या ऑप्शन है स्टेट के सामने? इसका आंसर देखो ये है, या तो राजस्थान का तरीका अपनाया जाए। राजस्थान ने अपने बिल को भेजा है प्रेसिडेंट से एसेंट प्राप्त करने के लिए। अगर प्रेसिडेंट अपनी एसेंट दे देते हैं तो राजस्थान फिर सेंटर के द्वारा पास किए गए 3 फार्म बिल्स को चेंज कर सकेगा। दूसरा रास्ता है छत्तीसगढ़ वाला। छत्तीसगढ़ ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है इसके खिलाफ कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कानून बना सकती एग्रीकल्चर से संबंधित सब्जेक्ट्स पर, तो जो 3 कानून सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं वो इनवैलिड हैं। अब देखना ये होगा आगे होता क्या है, क्या छत्तीसगढ़ की पिटीशन को अपहोल्ड किया जाता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट छत्तीसगढ़ की पिटीशन को सही मानती है या फिर नहीं मानती है? क्या राजस्थान के द्वारा जो एप्लीकेशन दी गई है प्रेसिडेंट को फार्म बिल्स में अमेंडमेंट के लिए, क्या राष्ट्रपति उस एप्लीकेशन को स्वीकार करते हैं या फिर नहीं करते हैं? कुल मिला के लास्ट में आर्टिकल में एक बात ये बोली जाती है, देखो ये जो फार्म बिल्स थे बहुत ही कंट्रोवर्शियल इश्यूज थे, वाइड स्केल पे कंसल्टेशन की जानी चाहिए थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन इश्यूज़ के ऊपर, लेकिन कंसल्टेशन नहीं की गई बड़े स्केल पर, और उसका नतीजा अब देखने को मिल रहा है वेरियस स्टेट्स में, खास करके ओपोजिशन वाले स्टेट्स में फार्म बिल्स का काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है। और सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है पंजाब में, जहां पंजाब विधानसभा ने अपने ही 3 फार्म बिल्स पास कर दिए हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फार्म बिल्स से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 2 इश्यूज डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।